चलो स्टार्ट। नहीं क्यों? अच्छा अच्छा। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे तुम लोग? आई होप तुम लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी होगी, है ना? तो मैं होप तो सही करता हूँ ना। कोई बात नहीं। तो अच्छा, कल की क्लास तो काफी लोगों ने नहीं देखी मेरे ख्याल से। आए क्यों नहीं थे, क्यों नहीं आए थे? कौन सा लाइसेंस? कल ही का जाना था? कल संडे था क्या? ओ, आप? हाँ, बीकॉम की क्लास थी? बीकॉम की क्लास भी होती है क्या? बीकॉम की क्लास कहाँ होती है? अच्छा, बीकॉम की क्लास। वेरी गुड। आप तो आई थी, आप भी आए थे, आप दोनों। क्या बहाना मारा, बाहर गई थी आप? तबीयत खराब थी? ये सब एक साथ में कैसे हो रहा है? समझ नहीं आ रहा मुझे। अब इनकी क्लास, उनका ये, मैं तो हाँ, रोज होती तो आज नहीं हुई? तो फिर अटेंड ये करके चले जाओगी? यार, एक गेट को धक्का मार के छोड़ के चले गया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में भाई जो नहीं आए थे उनके लिए कोई बात नहीं, बट जो आए थे वो सुन लो। कल की क्लास में अपन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में काफ़ी कुछ समझा था। समझने के साथ साथ में अपन लोगों ने भाई CGST SGST किस किस तरीके से यूज़ होता है अपन ने वो देखा था, कि आप SGST के अगेंस्ट CGST यूज़ नहीं कर सकते और CGST के अगेंस्ट में SGST यूज़ नहीं कर सकते हो। अपन ने ये चीज़ तो देखी थी। उसके बाद में अपन ने ये भी देखा था कि भाई किस ऑर्डर में IGST CGST और SGST यूज़ होंगे। ठीक है, तो अपने मोस्टली जो ITC का पूरा कॉन्सेप्ट था कल लगभग पूरा क्लियर हो गया। मतलब ITC का ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट CGST SGST और IGST के बारे में जितना पढ़ना था उतना अपनी बातें क्लियर हो गई। अपन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर, आर्टिकल्स मतलब भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं आर्टिकल्स, अपन उन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, एक सेकंड यार, एक मेल तुम्हारे तरफ भेज देता हूँ, तुम्हारे को पढ़ने में आसानी होगी वो। तो भाई जैसे अपन एक आर्टिकल पढ़ा था, अपन एक आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नाम याद है क्या उस आर्टिकल का? 265। वेरी गुड। क्या बोलते 265? हाँ, क्या? टैक्स लॉ के बिना चार्ज नहीं हो सकता। मतलब अपन ने एग्जांपल लिया था, याद है क्या? कि भाई एक ऑफिसर आया था, आपका एग्जाम्पल था निकल सा है ना। वंशिका के पास में ऑफिसर आया था, वंशिका ने बोला चलो बाहर निकलो। वो रोकर गया था कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, बोला मुझे टैक्स चार्ज करना है वंशिका से। बहुत परेशान हुआ था, बहुत परेशान। तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था? आर्टिकल 265 निकाला था, जो क्या बात करता है? टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक लॉ नहीं बोलेगा तब तक आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ा था, अपन ने 245 स्टार्ट किया था, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। याद है कि नहीं है? फिर इसमें अपन ने पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात की थी। अरे बताओ। बट अपन ने ज्यादा फोकस किया था पार्लियामेंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर, क्योंकि अपन लोग CS CA या CA में पढ़ेंगे, तो अपने का अपना जो एग्जाम होगा पैन इंडिया लेवल पे होगा, है ना? तो अपने को देखना पड़ेगा भाई पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल कौन कौन से टैक्सेस बनाती है, मिल के कौन से टैक्स बनते हैं, उसकी बात की थी। ठीक है। अच्छा, मेरी बात समझना। अब भाई जब GST आया, जब GST आया,
तो डेफिनेटली जीएसटी को भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। मतलब जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 265 की, उसने बोला कि भाई अगर आपको टैक्स लगाने का है तो आपको उसका लॉ बनाना पड़ेगा। 245 ने बताया कि भाई कौन कौन, कुछ कुछ लॉज हमारे पार्लियामेंट बनाएंगे और कुछ कुछ लॉज हमारे कौन बनाएंगे, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएंगे। 246 बात करता है तीन किसकी लिस्ट की। सबसे पहली लिस्ट है कौन कौन से ऐसे लॉज है जो यूनियन बनाए। यूनियन मतलब सेंटर के हाथ में होगा। जैसा मैंने बात किया था भाई सेंटर के हाथ में कौन से टैक्सेस होंगे, जैसे मैंने बताया था कि भाई एक्साइज जो है वो सेंटर के हाथ में है ना, याद है क्या, एक्साइज जो है सेंटर के हाथ में, सर्विस टैक्स जो किसके हाथ में। इस तरीके से तीन लिस्ट है, इस तरीके से तीन लिस्ट है। जीएसटी आने के बाद में ये तीनों लिस्ट में चेंजेस हुए होंगे ही ना यार। भाई जीएसटी आने के पहले तो क्या था, सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एडिशनल कस्टम ड्यूटी था, ये सोनो ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था। तो पहले ये सब चीजें इन तीनों लिस्ट में लिखी हुई होती थी। अब जीएसटी आने के बाद में लिस्ट में कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ना, यस और नो। तो ये अमेंडेड लिस्ट है कि भाई जीएसटी आने के बाद में क्या चेंजेस हुए। अच्छा जीएसटी जब आया था, सुनना मेरी बात, भाई जीएसटी जब आया था तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा, इतना समझ में आता कि नहीं आता यार। भाई जब जीएसटी आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा ना, यस और नो। तो वो जो अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी लाने के लिए, उस अमेंडमेंट का नंबर क्या था, 101st अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था ये, 101st अमेंडमेंट। अपन सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से वाले अमेंडमेंट के अंदर जीएसटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, यस और नो। कौन सा अमेंडमेंट है, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है भाई। अच्छा अभी जैसे मैंने बोला आर्टिकल 246 ने बताया भाई लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की बातें कि भाई कौन कौन से टैक्सेस इन तीनों में से किसके पास, कौन से टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर यूनियन के पास में, कौन सा टैक्स कलेक्ट करने की पावर स्टेट के पास में, और कौन सा टैक्स कलेक्ट या बनाने की पावर दोनों के पास में। ठीक है ना भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार ये पढ़ने से। देखो तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा अपने आप। यूनियन लिस्ट मतलब सेंटर, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट। सबसे पहला क्या है, पढ़ो, इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम टैक्स किसका पार्ट है, सेंटर का है। मैम ने बताया होगा भाई इनकम टैक्स सेंटर का पार्ट है, यस और नो। तो भाई सेंटर का पार्ट दिख रहा है ना वो एंट्री नंबर 82 में, मैम ने बताया होगा, बताएगी तुम्हारे को, बताया होगा एंट्री नंबर 82 है ना, आर्टिकल 246 बताया होगा, तुम्हें याद नहीं होगा मुझे पता है। समझ में आया क्या। अपने काम की चीज क्या है, अपने काम की चीज है एंट्री नंबर 84। क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना यार। वहां से फैन ऑफ कर दो, सिर्फ फैन ही ऑफ करना बेटा, पता लगा पीसी बंद कर दो। देखा, अरे बस बस सही सही कर रहे थे, सही किया था अपने। अनुष्का सब बंद कर चालू कर दिया, अगर कुछ कांड होगा सही हो जाएगा वापस। अबे अगर सीपीयू बंद हो जाएगा तो कैसे ऑन होगा। चलो कोई बात नहीं। ड्यूटीज देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भाई। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया नेमली। मतलब ये बोलता है एक्साइज ड्यूटी हम लोग लगाएंगे। क्या बोला इसने, एक्साइज ड्यूटी हम लोग लगाएंगे किस किस पे, इन सब गुड्स पे। ध्यान देना मेरी बात। देखो ये अमेंडमेंट के बाद वाला आर्टिकल है, मतलब जीएसटी आ चुका है, जीएसटी आ चुका है, मतलब एक्साइज सर्विस सब के सब जा चुके हैं, सेल्स टैक्स सब जा चुके हैं। बट इसने फिर भी बोला है कि इन सब गुड्स के ऊपर अभी भी पार्लियामेंट के पास पावर है एक्साइज लगाने का, सुनने का। कौन कौन से गुड्स हैं इसे याद करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला कौन सा है, पेट्रोलियम क्रूड। दूसरा कौन सा है, सब साथ में, दूसरा कौन सा, हाई स्पीड डीजल। थर्ड कौन सा है, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। फोर्थ क्या है, नेचुरल गैस। फिफ्थ क्या है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एंड सिक्स्थ क्या है, टबैको एंड टबैको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। तो उसने क्या बोला कि भाई इन 6 प्रोडक्ट्स पे अभी भी पार्लियामेंट के पास में पावर है एक्साइज लगाने का। तो सर क्या ये सब के सब गुड्स पर जीएसटी भी लगेगा,
ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इन सब गुड्स के ऊपर पार्लियामेंट के पास में पावर है क्या लगाने का, एक्साइज ड्यूटी लगाने का। कौन कौन से गुड्स फिर देखो, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टबैको एंड टबैको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। इन सब गुड्स के ऊपर सेंटर के पास में पावर है एक्साइज लगाने का। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। धीरे धीरे आगे आएगा, ग्राफ में आएगा। अपन एक बार अब आते हैं स्टेट के लिस्ट पे। इसके ऊपर स्टेट की लिस्ट में मतलब कौन कौन से लॉज है जो अभी भी स्टेट वाला बना सकता है, कौन कौन से लॉज है जो अभी भी स्टेट वाला बना सकता है। इसमें अपने लिए इंपॉर्टेंट है एंट्री नंबर 54। क्या बोलता है, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ, क्या बोला, टैक्सेस ऑन सेल ऑफ। सेल पे क्या लगता है, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स पहले लगता था, फिर रिप्लेस हो गया किससे, वैट से, है ना भाई, अपन ने एग्जांपल का समझा था। पहले सेल्स टैक्स था, वो रिप्लेस हो गया वैट से। अभी क्या लगता है, अभी लगता है वैट। अभी भी अगर अपन बात करें तो जीएसटी के साथ में वैट अभी भी है, मतलब वैट पूरा खत्म नहीं हुआ है। अगर इसने बोला भाई स्टेट के पास में पावर है वैट लगाने का कुछ गुड्स के ऊपर, मतलब वैट खत्म नहीं हुआ है। कुछ कुछ गुड्स पे अभी भी वैट है, आज भी वैट है। कौन से गुड्स, पढ़ो वापस, ध्यान दो, जल्दी से बोलो। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर डिस्कशन अपन बाद में डिटेल में करेंगे कि तुम्हें मजा आता है, मुझे पता है। तुम चाहते हो कि सर हमारे को एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में अलग से एक अकेली पूरी क्लास लो, एंड टोबैको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे। यस और नो, है नहीं, मन में अच्छा है ना तुम्हारे, देखा, हाँ सर, हाँ सर, मना कैसे करें हम सर, लिकर लिकर की बात है। समझ में आया क्या? अच्छा, इन दोनों जगह पे कॉमन क्या दिख रहा है, पेट्रोलियम क्रूड कॉमन है क्या, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये तो कॉमन हो गया। मतलब इन 5 गुड्स की बात करूं मैं, तो इन 5 गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा और स्टेट वैट भी लगाएगा। सर और जीएसटी की बात मैंने की नहीं अभी तक, जीएसटी की बात तो मैंने अभी तक की नहीं है। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, समझना मेरी बात। ये 3 लिस्ट है जो बता रहा है कि भाई जीएसटी आने के बाद में अभी भी इनके पास में कौन कौन सी पावर्स है। क्लियर है क्या, इतना तो क्लियर है कि नहीं है ना? रुको, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं एक सेकंड के लिए। अभी समझना, ये पढ़ना, आर्टिकल 246 ए, ऊपर पढ़ा था अपने आर्टिकल 246, है ना? 246 ए क्यों लाए भाई? ऊपर ये 3 लिस्ट तो रेडी हो गई। अब इन 3 लिस्ट में कहीं तुम्हारे को जीएसटी का नाम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो भाई जीएसटी डालना है तो उस आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। तो अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट के बाद में क्या आया, आर्टिकल 246 ए। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कौन से आर्टिकल में जीएसटी को अमेंडमेंट करके डाला गया। और स्क्रीन ही फ्रीज हो गई है तो ओहो, हाँ हाँ, नितिन सर को फोन करो, छोड़ो अपन ही कर लेते हैं यार। भाई तो किसी ना किसी आर्टिकल को अमेंड करके डालना पड़ेगा ही ना अबाउट जीएसटी। अब ध्यान से पढ़ना, दिस आर्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। Notwithstanding anything contained in Article 246 and 254। सर हम लोग बहुत अच्छे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इसका मतलब बताएंगे आपको, ठीक है? कौन बताएगा? तुम लोग सीएस के स्टूडेंट हो यार, तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए यार। क्या अभी ठीक है? अभी अगर मतलब नहीं बताया तो जूम भी कर दिया था मैंने। वंशिका बताई। अरे वाह,
अलग तो होगा ही ना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कम ऑन CS स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। कुछ और, कंप्लायंस वाले अपन लोग तो यार। CA वाले एक बार झुक जाए समझ में आता है चीज के अंदर, CS वाले भी पीछे हट रहे हैं यार, बात में दम कम है। 246 एंड 254 इस पूरे सेक्शन को ओवरराइड करेगी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, मतलब ये हमेशा ओवरराइड करेगा। ठीक है, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। अभी इसको तुम भूल जाओ, अपन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क जो अपन बीकॉम में करें। ठीक है, पार्लियामेंट एंड टू सब्जेक्ट क्लॉज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। अच्छा, जहां पर एंड बोलते हैं, एंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, एंड अंग्रेजी, अच्छा एंड मैम बोलती है एंड के साथ, एंड का मतलब और, अच्छा और का मतलब एंड, एंड का मतलब यार तो बट क्या होता है? छोड़ो, मेरे को अंग्रेजी में नहीं जाना। एंड, अच्छा और एंड में डिफरेंस क्या है? और में तो यहाँ तो होता है कि चॉइस हो गई, एंड में दोनों होता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, मतलब क्या हुआ? दोनों साथ में। मतलब भाई GST बनाने के लिए दोनों साथ में आने चाहिए। अरे बोलोगे, GST बनाने के लिए पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state। मतलब भाई पार्लियामेंट और एवरी स्टेट मिलकर हर एक स्टेट का या पूरे यूनियन का क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे रिगार्डिंग GST। अगला बोलते हैं, but parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and service tax where supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce। interstate trade पे क्या लगता है? IGST कौन कलेक्ट करता है? सेंटर। याद है क्या पहले CST था? CST कौन इंपोज करता था? पार्लियामेंट, सेंटर। तो अभी IGST आया, कौन इंपोज करेगा? पार्लियामेंट। चीजें कनेक्ट हो रही नहीं हो रही है? अरे बोलो यार, चीजें कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। अपने को ना रटना कुछ नहीं, यहाँ पे लर्न तो कुछ करना ही नहीं अपने को, सब चीज कनेक्टेड है, सब चीज कॉमन सेंस है। अरे हिंदुस्तान में जब GST लाया गया, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, मतलब एक ही नेशन का एक ही टैक्स होना चाहिए ना। अरे जब पहले फेडरल सिस्टम था, भाई तू तेरा मैं मेरा, अभी भी ये थोड़ा बहुत है, बट एक्ट बनाने के लिए सबको साथ में आना पड़ेगा ना। अरे स्टेट वाले भी तो अपने कितने सारे टैक्सेस सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वैट CST सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, सेल्स टैक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। सेम टाइम पर हमारे सेंट्रल वाले भी सर्विस टैक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्साइज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यस और नो, एडिशनल कस्टम ड्यूटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यस और नो। तो मिलके बात होगी ना भाई। बट इंटर स्टेट की बात करें तो इंटर स्टेट में पहले भी लड़ाई होती थी, तभी हम लोग सेंटर वाले बीच में आए थे CST लाने के लिए। तो भाई इस बार भी अगर हम लोग IGST लाएंगे सेंटर के अंदर, तो हम लोग तो बीच में आएंगे ना, यस और नो। समझ में आ रही चीज है? बात। अब आगे इसने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनने का। बोलते द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेफर्ड टू इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A take effect from the date recommended by the Goods and Service Tax Council। Sir, what is this in article 279A? अपन पढ़ेंगे 279A एक्चुअली में आर्टिकल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का। किसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का, जहां पर अपन बाद में पहुंचेंगे। अभी अपन बस ये देख रहे हैं, अभी इसने क्या बोला? अभी इसने बोला कि भाई ये जो 5 गुड्स हैं, मतलब जो इस क्लॉज के अंदर गुड्स लिखे हुए हैं, उस गुड्स पे GST तब लगेगा जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिकमेंड करेगी। सर कौन है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल? कौन होता है रिकमेंड करने वाले कोई भी चीज? जब GST बनाया गया, तो जब GST बनाया गया तो भाई यहाँ बैठे हैं सेंट्रल वाले, वहां बैठे हैं स्टेट वाले, फुल पावर लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई दंगे खत्म हुए और हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई दिस इज द GST एक्ट, ये हमारा GST एक्ट, यहाँ प्रेसिडेंट ने साइन किया, उसके बाद में डेफिनेटली बाद में बहुत सारे चेंजेस होने पड़ते ही थे। अरे अपना इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री, यस और नो? बिजनेस इज वेरी डाइवर्सिफाइड, बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट, वेरी डायनेमिक, यस और नो? अरे अंग्रेजी समझ में आ रही है ना भाई?
अगर हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है, इतना अनसर्टेन है, इतना चेंज होता रहता है, तो डेफिनेटली एक्ट और लॉ के अंदर भी चेंजेस होते रहेंगे। अरे होते रहेंगे तो क्या फिर से सेंट्रल बैठेगा, फिर से स्टेट बैठेगा, फिर से लड़ाई होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना माथा बड़ी बार बार नहीं होता है। तो क्या डिसाइड किया भाई, सबने मिलकर एक जीएसटी काउंसिल बना दिया, मतलब कमिटी बनती, कमिटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना दिया डायरेक्टली। सेंटर वालों ने बोला कि भाई हमारे कुछ आदमी रहेंगे, स्टेट वालों हर एक स्टेट से एक आदमी चले जाओ, काउंसिल बन गया जीएसटी काउंसिल। अब उस जीएसटी काउंसिल ने इन 5 गुड्स के बारे में बोला। मतलब जब अपन आर्टिकल 279A जो बात करता है जीएसटी काउंसिल की, अपन जब वो पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल 279A के 5 के अंदर लिखा है 5 गुड्स, जिसमें ये बोलता है भाई इन 5 गुड्स के ऊपर जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करती, टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब ये इन जीएसटी दे आर नॉन टैक्सेबल गुड्स, इन जीएसटी दे आर नॉन टैक्सेबल गुड्स। साफ साफ बोला है, हर चीज लिखी हुई है, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोलता हूं, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बोलता हूं, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोलता है भाई द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स referred to in clause 5 and article 279A shall take effect from the date recommended by the GST council। क्लियर है? अब सब लोग तेज तेज 5 शब्द बोलेंगे, जल्दी से शुरू हो जाओ। पहला नाम क्या है? पेट्रोलियम क्रूड। दूसरा हाई स्पीड डीजल। तीसरा क्या है? मोटर स्पिरिट। फोर्थ क्या है? नेचुरल गैस। फिफ्थ क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। सुने सुने वर्ड है क्या? कहाँ सुने थे अपन ने? ऊपर सुने थे अभी अपन ने, जहाँ पे अपन ने सेंट्रल भी देखा था और जहाँ पे अपन ने स्टेट का भी देखा था। सर एक बात बताओ, गेम चल क्या रहा है? समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है सर, ये हो क्या रहा है? मेरी बात समझना। यहाँ पर उसने बोला क्या? यहाँ उसने बोला नॉन टैक्सेबल इन जीएसटी। सर अगर जीएसटी इस पे नहीं लग रहा है तो कुछ तो लगना चाहिए। अगर जीएसटी इस पे नहीं लग रहा तो कुछ तो लगना चाहिए। अरे यस और नो? तो क्या लगना चाहिए? अपने ऊपर देखा अभी, एक्साइज लगाएगा सेंट्रल, वैट लगाएगा स्टेट। भाई अगर इन सब गुड्स के ऊपर जीएसटी के लिए मना कर दिया तो कुछ तो लगना चाहिए ना। तो इसलिए ऊपर आर्टिकल में इसको यहाँ क्या डाल दिया कि भाई पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस, इस पे जो भी एक्साइज ड्यूटी होगा वो हम सेंट्रल कलेक्ट करेंगे। अगर जीएसटी नहीं लग रहा तो पहले जो लग रहा तो लगने दो। सर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सर इन सबको जीएसटी में वर्ड्स क्यों नहीं किया? सर वाई पेट्रोलियम क्रूड, सर वाई हाई स्पीड डीजल, सर वाई मोटर स्पिरिट, सर वाई नेचुरल गैस, सर वाई एविएशन टरबाइन फ्यूल, इन सबको क्यों मना कर रहे हैं जीएसटी के लिए? बताओ क्या है? क्या किसी में ताकत है? क्या किसी में कॉमन सेंस थोड़ा बहुत इस चीज को लेकर? सोचो एक बार, चलो मजा आ जाएगा। किसी का दिमाग चल गया यहाँ पर तो। क्योंकि डिटेल्स में काम आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इन सब गुड्स को, इन 5 गुड्स को, जो 5 गुड्स के अपना नाम लिया, जिसको भी जीएसटी में नीचे मना किया रखा था, इनको अगर मैं जीएसटी में डाल देता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं क्रेडिट सिस्टम बहुत फ्लॉलेसली चलेगा? अपन ने क्रेडिट सिस्टम पढ़ा था ना, तुम लोगों थे ना सामने, जब 3 घंटे की क्लास थी, क्रेडिट सिस्टम अपन ने खींचा था, पढ़ा था क्रेडिट सिस्टम। पहले क्रेडिट सिस्टम कैसा था, अभी क्रेडिट सिस्टम कैसा है, याद है क्या? तो पहले वाले में बहुत सारा आईटीसी लैप्स हो रहा था, जिसकी कॉस्ट में ऐड हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। फिर जीएसटी आने के बाद में नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो डबल टैक्सेशन। अरे क्योंकि हर एक टैक्स, हर एक जीएसटी आपने जो पे किया है वो आप आगे यूज कर सकते हो। ये सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको जीएसटी में नहीं डाला तो इसके अंदर डबल टैक्सेशन लगेगा? कॉमन सेंस है ना यार भाई। जब जीएसटी से पहले डबल टैक्सेशन था ही, कैस्केडिंग इफेक्ट था ही। तो अगर इन सबको जीएसटी में नहीं डाला, इन सबको यहां तक जीएसटी में नहीं डाला, मतलब इन सब पे आज भी डबल टैक्सेशन लग रहा होगा। तो क्या गवर्नमेंट चाहती है इन पर डबल टैक्सेशन लगे? हाँ, ये पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स है। पब्लिक बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है पेट्रोल की प्राइस बढ़ाओ, हम एक्साइज बढ़ा देते हैं। हमने एक्साइज बढ़ा दिया तो जो स्टेट है उसके कॉस्ट में, उसके सेलिंग प्राइस में वो जो एक्साइज है वो कॉस्ट बन के ऐड होगा, क्योंकि सामने वाले को तो वैट पे करना है, और वैट पे करने पे एक्साइज का इनपुट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूँ पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हमारा एक्साइज बढ़ाओ और स्टेट गवर्नमेंट बोलती है वैट बढ़ाओ। अच्छा पेट्रोल के प्राइसेस हर स्टेट में अलग अलग है क्या? देखा है तुमने चीज, नोटिस की क्या? भाई दिल्ली में 110 पहुंच रहा है, राजस्थान में 107 है, अरे गोवा में 90, एग्जांपल।
ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट अपना वैट अलग अलग लगाता है। अभी समझ में आया चीज? भाई हर एक स्टेट का अलग अलग पेट्रोल का प्राइसेस क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेट जो है वो अपना सेल्स टैक्स को डिसाइड करता है। लिखा हुआ ना, पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। मतलब राजस्थान अगर पेट्रोल बेचेगा तो वैट लगाएगा, जीएसटी लगाएगा? जीएसटी नहीं लगाएगा। सर क्यों नहीं लगाएगा? अभी नीचे पढ़ा अपन ने, आर्टिकल 279 ए का क्लॉज 5 में मना कर रखा है भाई, जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करती इन 5 गुड्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फटाफट 5 गुड्स बोलो सब लोग, तेज चला चला के, सब साथ में, बच्चों की तरह नहीं, बड़े हो गए अपन। पेट्रोलियम क्रूड, आवाज तेज चाहिए मेरे को। हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, 5 गुड्स है। फिर से फिर से फिर से अब दो दो कर गया, पहले ये दोनों मोट स्टार्टिंग से पहला पहला क्या था? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम क्रूड। बेटा तो ईशान विशान है क्या? वो तो सब वर्ड उड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब दोनों पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट, हाँ एविएशन मोटर स्पिरिट, फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल नेचुरल गैस। वेरी गुड। अब दोनों लास्ट में वेरी गुड। अब अकेले टर्बाइन फ्यूल हाई स्पीड डीजल। ठीक है ना? वेरी गुड। ये 5 मैं क्यों बार बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, एग्जाम आ सकता है। इंपॉर्टेंट है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है? इन सिर्फ इन 5 गुड्स को एक्सक्लूसिवली जो मना किया है, सिर्फ इन 5 गुड्स को एक्सक्लूसिवली मना किया है, इन पे जीएसटी तब तक नहीं लगेगा जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा। तो जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? उन्होंने बोला ना भाई, हमें ना, हम लगाएंगे ना, हम इस पे एक्साइज लगाएंगे और हम लोग इस पे क्या लगाएंगे? वैट भी लगाएंगे। सर एक बात बताओ, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स पे तो नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स पे तो नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसका क्या होना चाहिए? लॉ तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना अपन को भाई, लॉ की लैंग्वेज को अपन को इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा ना। करो। क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग क्या बोलते हो? कॉमन सेंस लगाओ। क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे कौन कौन से टैक्सेस लगने चाहिए? कौन कौन से टैक्सेस लगने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, एक्साइज और वैट तुमने बोला है ना? वैट कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? मैं टबैको एंड टबैको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। तुमने बोला एक्साइज लगेगा, सर ठीक है भाई, बराबर लगेगा। वैट तुम क्यों बोल रहे हो? कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं वैट लगेगा इस पे? नहीं लगेगा। अच्छा तुम लोग जीएसटी क्यों नहीं बोल रहे हो? उसके लिए टबैको क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लगेगा? फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? यार मैंने अभी तुम्हारे को आर्टिकल नीचे पढ़ाया अपने 246 ए जो अमेंडमेंट था, उसने 5 गुड्स का नाम लिया कि भाई इन 5 गुड्स पर जब तक हम नहीं बोले तब तक नहीं लगेगा। क्या नीचे उसने टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स का नाम लिया? अगर नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लगेगा उस पर जीएसटी? जीएसटी सब पे लगेगा, जीएसटी सब पे लगेगा, अनटिल अनलेस किसी ने मना नहीं किया हुआ है ना, सब पे लगेगा। समझ में आया क्या? तो अगर नीचे अपने जो पढ़ा ये आर्टिकल, अगर इस आर्टिकल में टबैको का नाम नहीं है, अगर इस आर्टिकल में टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है, इसका मतलब क्या इस पर जीएसटी लगेगा? क्या इस पर जीएसटी लगेगा क्या?
यस सर, इस पर जीएसटी लगेगा। और सर ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इसके मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज भी लगेगा। लगेगा सर। वैट लिखा हुआ है क्या? नहीं लगेगा। जरूरी चीजें देखो, ये जो लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लिस्ट बताएगी आपको कि भाई अभी भी किन किन गुड्स के ऊपर एक्साइज लगने वाला है, अभी भी किन गुड्स के ऊपर टैक्स अपने वैट लगने वाला है। और नीचे इसने बताया कि भाई जीएसटी सबने लगने वाला है एक्सेप्ट दीज 5 गुड्स। समझ में आई क्या चीजें? समझ में आई कि नहीं आई चीजें? यस और नो? मतलब सर टबैको एंड टबैको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर एक्साइज भी है और जीएसटी भी है। हाँ, दोनों है सर। ऐसा क्यों? अगेन सेम चीज, इसको डोमिनेट करना है, इसको डोमिनेट करना है, बट साथ के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा फायदा चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा फायदा चाहिए था। सर ऐसा क्यों? बताऊंगा। ऐसा क्यों? पता लगेगा। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जीएसटी में तो लाए, मतलब जीएसटी में लाने का मतलब ये हुआ, जीएसटी में आने के बाद में स्टेट को सीजीएसटी एसजीएसटी में से एसजीएसटी का फायदा मिल रहा है, पर साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज कुछ एक्स्ट्रा ले रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है जो टबैको का मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। अगेन अगर अपन बात करें एक सिगरेट की, सिगरेट बीड़ी कुछ भी ले लो, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स का, एक सिगरेट का तुम लोग कॉस्ट क्या मानते हो? 2 रुपए, 2.5 रुपए, मैक्स टू मैक्स बोल दिया मैंने, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। होता क्या है, पेपर और टबैको होता है 2-2.5 रुपए, ज्यादा में ज्यादा बोल दिया मैंने तुम्हारे को। बिकती कितने की पता है? पता होगा, कोई तो पीता होगा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं पीता हूँ, पर पता कैसे लगाएं? अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए। अच्छा, 2 रुपए की चीज 20 में बिक रही है, 2 रुपए की चीज 20 में बिक रही, क्यों? क्योंकि एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है। समझ में आया क्या? क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई क्या? अब अगर अपन बात करें एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके सेल पर क्या लगेगा? वैट। तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, ओपियम एटसेट्रा। मतलब स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है भाई एक्साइज ड्यूटी लिकर पे और ओपियम पे हम लोग लेंगे। सभी मुझे बात बताओ, एक्सक्यूज मी, भाई लॉकडाउन खोला था, सबसे पहली चीज क्या थी स्टार्ट होने वाली? ठेके, लिकर शॉप्स। सर ऐसा क्यों? अच्छा चलो ठीक है, एक तो बात सही है तुम्हारी, चलो ठीक है, स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, सुना था कि अपने भाई दिल्ली के अंदर एक बॉटल जो 200 की मिलती है, दिल्ली में 400 की बिक रही थी। अब राजस्थान में जो चीज 200 की 300 में बिक रही थी। सर ऐसे कैसे? और एग्जांपल देता हूँ, गोवा नाम सुना है? पार्टी प्लेस। सर गोवा में अल्कोहल बहुत सस्ती, सुना होगा, पर नहीं तो सुना होगा, थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। भाई जो चीज यहाँ पे 120 130 की है, वहां पे 40 रुपए की है, 60 रुपए की है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना फर्क? क्योंकि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एक्साइज ड्यूटी भी स्टेट के हाथ में और सेल्स भी स्टेट के हाथ में। मतलब सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को पे सेंट्रल को कुछ मिलता ही नहीं है क्या? कहां मिल रहा है? यहां तो नहीं मिल रहा है। सर जीएसटी का क्या होगा? तो सर मतलब एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एक्साइज भी लगेगा, वैट भी लगेगा, और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी भी लगेगा। अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं, मैं अपन उसको उसको मैं पकड़ के चल रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या पढ़ा भाई, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एक्साइज तो लगेगा लगेगा, यहाँ पर वो वैट भी बोलते रहा, वैट लगेगा लगेगा, और सर जीएसटी भी लगेगा। अब समझना भाई, जैसे यहाँ सेंट्रल वाला, सामने स्टेट वाला, तुम समझना, तुम सब हर एक स्टेट के लोग हो, तुम सब हर एक स्टेट के लोग हो भाई। ये गुजरात की, ये महाराष्ट्र की, ये नागालैंड का मजाक कर रहा हूँ यार राजस्थान का, वो हमारा गुजरात का, कहीं भी मान लो, ठीक है, एग्जांपल है ना, वो कर्नाटका की, ठीक है, वो केरला की,
ये कहाँ का, तेरे को कहाँ बनना है? बंगाल का, ठीक है। कुल मिला कैसे हर एक स्टेट के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बैठा हुआ है सेंट्रल वाला, बोलता है हम लोग जीएसटी लाने वाले हैं और हम सबके सब गुड्स को सर्विसेज को उसमें मर्ज करने वाले हैं, मतलब सारे टैक्सेस खत्म करके हम लोग जीएसटी लाने वाले हैं, उसके अंदर अल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन भी होगा। स्टेट वाला बोला नहीं 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 नहीं, क्या बातें कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं भाई, अल्कोहल पे तो हम लोग को सबसे ज्यादा इनकम कमा मिलती है। स्टेट वाले बोले भाई अल्कोहल पे तो हमको सबसे ज्यादा इनकम मिलती है, हम लोग अल्कोहल वेल्कोहल मर्ज नहीं करने वाले, क्या बातें कर रहे हो, अल्कोहल अरे पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, समझ रहे हो क्या? और भाई हर एक स्टेट का कंजम्पशन अलग अलग है, बोलता है हमारे तो भैया, हमारे को तो पहले पहले भी यही था। पहले क्या था भाई, अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी किसी स्टेट के अंदर, उस मैन्युफैक्चरिंग में स्टेट को एक्साइज मिलेगा ही मिलेगा, अरे सेल पे वैट भी मिलेगा, समझ रहे हो क्या? और जीएसटी में डालने के बाद में दोनों खत्म हो गया स्टेट वालों के लिए। अगर मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी में डाल देता हूं, दोनों खत्म, बोलोगे क्या? दोनों खत्म, स्टेट वाले परेशान। स्टेट वाला नहीं भाई नहीं, हम लोग हमारा एक्साइज ड्यूटी और वैट नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हमारा एक्साइज ड्यूटी और वैट नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला, किसने? सेंटर वालों ने, ठीक काम करते हैं, अपने तो लिखा ना ये पांच गुड्स इसके साथ में डाल देते हैं अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोलता है नहीं 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 नहीं, स्टेट वाले बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेंटर बोले क्यों भाई? बोला अगर तुम यहां पर 6th आइटम डाल दोगे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसका मतलब जीएसटी काउंसिल ने कभी अगर रिकमेंड कर दिया तो उस पर जीएसटी लगेगा, अगर जीएसटी लगेगा तो वैट हटेगा। यस और नो, कहानी समझ रहे हो? कहानी समझो कहानी। उसने बोला नहीं हमें यहां भी नहीं डालना भाई, बिल्कुल भी नहीं, यहां भी नहीं डालना। तो सेंट्रल वाला अरे क्या करें हम लोग, तुम लोगों ने हमें परेशान कर दिया, हम करें क्या, तुम चाहते क्या हो भाई? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में तुम चाहते क्या हो, हम लोग क्या करें? तो स्टेट वालों ने बोला आप जब सप्लाई के अंदर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जब गुड्स की डेफिनेशन बनाओगे ना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को उस गुड्स की डेफिनेशन से हटा देना। समझ में आया क्या? अरे थोड़ा बहुत आया जो मैंने बोला। अरे यार डेफिनेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, देखना, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी एंड सर्विसेज। तो क्या बोला, जीएसटी एज पर न्यू आर्टिकल 366(12)(a) गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बोला भाई साहब इसको है ना, अब जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर करोगे ताकि कभी जिंदगी में इस पर जीएसटी ना लग पाए। आर्टिकल के अंदर जो जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से बाहर करोगे, उस डेफिनेशन से बाहर करोगे। समझ में आया क्या? देखो हर चीज अपनी प्रोसेस वाइज चल रही है। उन 5 गुड्स को जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था, उन 5 गुड्स को कौन कौन से? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन 5 गुड्स को जीएसटी काउंसिल ने मना किया है। मतलब अगर जीएसटी काउंसिल ने फ्यूचर में कभी बोलता कि इन पे लगाओ तुम जीएसटी, तो लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आया क्या? बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? इसलिए भाई अगर उसको इस डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है तो कुछ तो लगेगा। तो स्टेट वाले बोलते हैं कि भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अरे दारू का नशा तो हमें ही चाहिए भैया। समझ में आया कि नहीं आया? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो हमें ही चाहिए स्टेट वालों को। इसलिए जब लॉकडाउन खत्म हुआ था तो सबसे पहले अल्कोहल स्टार्ट हुआ था ताकि स्टेट वालों को रेवेन्यू जनरेट हो।
अरे अगर एल्कोहल स्टार्ट होगा तो स्टेट वालों को एक्साइज भी मिलेगा, वेट भी मिलेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? उस टाइम पे आया सेंट्रल वालों को गुस्सा। क्या आया? गुस्सा। बोला अच्छा एल्कोहल तुम्हें चाहिए, तो अगर एल्कोहल तुम्हारा तो ये हमारा। भाई एक नशा तुम्हारा तो एक नशा हमारा, एल्कोहल तुम्हारा तो टबैको हमारा। पूरा नहीं, एक्साइज लगाएंगे हम, कंट्रोल में हमारा रहेगा। लगाओ जीएसटी, कहीं दिक्कत नहीं है, अरे तुम भी कमाओ, बड़े दिल के लोग हैं हम लोग, तुम भी कमाओ एसजीएसटी से, बट कंट्रोल हमारा रहेगा, एक्साइज हमारा रहेगा। तुम नोटिस किया होगा सिगरेट मोस्टली हर एक स्टेट में सेम रेट की मिलती है। कोई बात नहीं, नोटिस नहीं किया तो अच्छी बात है, कभी करना भी नहीं है, मेरे को उसमें फील्ड में घुसना भी नहीं है। बट कभी तुम्हारे दोस्त यार कभी ना कभी पियेंगे, मुझे पता है, होता है। अपन तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत स्वच्छ लोग हैं, और अपन जब किसी दूसरे देश जाएंगे, दूसरे देश मतलब भाई यहाँ से बॉम्बे गए कहीं पे गए ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के लिए, तो हमें कुछ दोस्त मिलेंगे जो ये हरकतें करेंगे, तो हमें दूर रहना उन सब चीज़ों से, है ना। अपने को दूर रहना, अपने को फोकस रहना अपनी लाइफ के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, है ना। सब फालतू चीज़ें हैं। तो जब तुम ऑब्जर्व करोगे तुम देखोगे अच्छा यहाँ भी इतने की है, वहां भी इतने की थी, राजस्थान में भी इतने की थी, यहाँ भी इतने की है, हर जगह मोस्टली सेम ही रेट है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल के कंट्रोल में, थोड़ी बहुत समझ में आया कि एक्साइज सेंट्रल कंट्रोल में, और जीएसटी तो कॉमन है ही, जीएसटी तो कॉमन है ही, इसलिए उसकी प्राइस स्टेबल रहती है। क्लियर हो रही क्या चीज़ें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? मजा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चीज़ें रियल लाइफ में कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? समझ में आया क्या? अब अगर अपन एक टेबल बनाए, अगर अपन एक ताइबिल बनाए, ताइबिल, तो अपन बात करते हैं किसकी, एक 5 कोर्स है। पहले मैं बनाता हूँ फिर तुम लोग बनाना, ताकि तुमको समझ में आए कैसे बनाने का। कौन कौन से गुड्स हैं वो वाले 5 वाले, जल्दी बोलो। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड, यार तो एक बार डीजल के अलावा वो भी तो था। अच्छा एक बात मेरी समझना, एक बात ध्यान देना, हमेशा हमेशा मोटर स्पिरिट के साथ में ये जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल ही है। मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल। एक बात बताओ, पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोल में मोटर स्पिरिट में फर्क क्या है? पेट्रोलियम क्रूड क्या होता है? क्रूड कच्चा तेल, है ना भाई, ये कच्चा तेल है, कच्चे तेल से बनता है डीजल, उसका बनता है मोटर स्पिरिट, वहीं से कुछ ना कुछ फ्यूल बनता है, समझ रहे हो, कच्चे तेल से सब चीजें बनती है, तो उसमें सबको डाल दिया लगभग, है ना। क्लियर है कि नहीं है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड, डीजल, थर्ड क्या था? मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, कॉमनली नोन एज पेट्रोल। और उसके बाद क्या था? नेचुरल गैस। फिफ्थ क्या था? एविएशन। अच्छा एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? टर्बाइन क्या होता है? एविएशन, एविएशन इंडस्ट्री क्या होती है? शू। जो फ्लाइट्स में, एयरप्लेन्स में यूज होता है ना फ्यूल, उसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। क्या? डीजल पता ही है, पेट्रोल पता ही है, नेचुरल गैस भी पता ही होना चाहिए, है ना भाई। अच्छा इन सब के ऊपर क्या लगेगा भाई? इन सब पर लगेगा, क्या लगेगा? एक्साइज लगाएगा हमारा सेंट्रल, उसके बाद में प्लस वैट लगाएगा स्टेट। तो सर एक बात बताओ, ये तो बात हुई इंट्रा स्टेट में। सर अगर इंटर स्टेट हुआ तो भाई देखो, एक्साइज की बात तो करिए ना, एक्साइज तो सेंट्रल हो गया वैसे भी, है ना। वैट की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वैट की, है ना। सर अगर इंटर स्टेट हुआ था फिर तो वही अपना सीएसटी है, वही सेंट्रल के हाथ में ही है वो तो, समझ में आया क्या? है ना।
ठीक है सर, एक बात बताओ, ये तो अपनी बात हो गई इन 5 की। इन 5 के अलावा एक अपना था टबैको। जो टबैको मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं लिखा हुआ ना इस पे? नहीं, ठीक है। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? हाँ, एक्साइज सेंट्रल का प्लस जीएसटी। तो एग्जांपल दोगे? एग्जांपल लिखो एक, मैं दिखाऊंगा, लिख लूंगा, ठीक है? एग्जांपल देखो, सपोज भाई मैंने, मेरी फैक्ट्री है टबैको टबैको की, वहां से मैंने 1 लाख रुपीस का, 1 लाख प्राइस का टबैको मैन्युफैक्चर किया। तो सबसे पहले इस पे लगेगा क्या? एक्साइज। एग्जांपल है ना, 10%, कितना हुआ? 10,000। जो भी टोटल अमाउंट आया इस पे लगेगा क्या? जीएसटी। सपोज 18% है, निकाल के जो भी आएगा ये अपना बनेगा इनवॉइस। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या चीज है? सही भी है ना यार? सही भी है ना? अरे चाहते हैं हम लोग डबल टैक्सेशन हो, चाहते हैं हम लोग। अच्छा, ऐड होगा ही होगा। ऐड क्यों होगा? क्योंकि जीएसटी के अंदर आपको एक्साइज का क्रेडिट कहाँ मिलता है? अरे जीएसटी में एक्साइज का क्रेडिट मिलता है क्या? नहीं मिलता है, इसलिए ऐड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अच्छा, इसके बाद में थर्ड क्या, लास्ट क्या? तुम लोग अपने एक ही पेज में लिख देना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तुम लोग पूरा लिखोगे? इस पे क्या क्या लगता है? स्टेट का एक्साइज। अरे उस पे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में एक्साइज भी स्टेट लगाएगा? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ओपीएम पे एक्साइज भी स्टेट लगाएगा, प्लस स्टेट का वैट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, समझना मेरी बात, इसने साफ साफ मेंशन किया है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एक बात बताओ, ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा कौन सा एल्कोहलिक लिकर होता है? अरे स्पिरिट आती है, स्पिरिट, कच्ची दारू, इंडिया के बाहर से वो भी इंपोर्ट होती है, जो मेडिसिन में यूज होती है। अरे अल्कोहल मेडिसिन में यूज होती है यार, पता कि नहीं पता है? ये अपना जो कफ सिरप बनती है उसमें अल्कोहल होती है। समझ में आया क्या? उन सब की बात नहीं कर रही है ये, पर्टिकुलरली जो तुम पियक कर लोगे ना उसकी बातें कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? एल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर छे? शुरू हो जाओ, चलो फटाफट। हे भगवान। ओह, टबैको होता है क्या उसमें? टैक्स कौन सा टैक्स? टैक्स क्यों नहीं लगेगा? टैक्स क्यों नहीं लगेगा बताओ मुझे, मुझे तुम लोग टैक्स लगेगा पूछ रहे हो, टैक्स क्यों नहीं लगेगा मुझे ये बताओ। हाँ,
आगे बढ़ें क्या भाई? चीजें समझ तो आ रही है ना अपन को यार, मतलब बहुत चीजें कनेक्ट तो हो रही है यार, बहुत इजी इजी मस्त मस्त चीजें हैं, है ना भाई? बाकी ये तो वो है, एजुकेशन पे फॉरेस्ट पे दोनों मिलकर टैक्स कलेक्ट करेंगे, सेम ही है। सही है, अपन ने पढ़ लिया स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई अपन ने पढ़ लिया ना, कौन बनाएगा? अमेंडमेंट एक्ट है ना? तुम्हारे ना आईसी एसआई में ना बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं कि जो पकाऊ हैं, पकाऊ। देखते हैं एक बार। नहीं ना भाई, वहां का उनको उन्होंने कम कर रखा है ऐसा, स्टेट के हाथ में ना सही एक्सेस कम कर रखा है। दे बिलीव इन क्वांटिटी, जहां प्राइस कम होगा वहाँ बिकेगा तो बल्क में। अरे अगर उसका प्राइस कम होगा तो बाकी टूरिस्ट चलते हैं, होटल चलते हैं, 10 चीजें होती है बाबा। कार्टल फॉर्मेशन पे, हाँ तो गोवा में कम है फिर, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी बुक यार। छोड़ के छोड़ हटाओ। जो ध्यान दो, चलो मुझे बताओ ना, मुझे भी जानना है। हाँ? इस क्लास में बातें भी तो मुझसे ही होगी यार, अपन से तो नहीं होगी जब तक मैं खड़ा हूँ। जब ये बंद हो जाएगा ना माइक, तब खुद में बातें करना। जब तक मैं खड़ा हूँ तो माइक में आके बोलोगे आप, ठीक है अनुष्का? क्या बात करते बताओ फिर, पर्सनल? क्या लड़के क्या? हाँ हाँ, बुला लो। हाँ, अकेडमी तो क्या है, अकेडमी में सबको बुला लो, पार्टी कर लेते हैं। चलो आ जाओ, आर्टिकल 248, 248 क्या बोलता है भाई? सपोज कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो ऊपर लिस्ट में लिखी हुई नहीं है, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री में लिखी हुई नहीं है, तो बोलता है भाई पार्लियामेंट के पास में पावर है, पार्लियामेंट सेंटर बैठी है, बोलते हैं भाई मेरे पास में तो पावर है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो ऊपर तीनों लिस्ट में नहीं है और जीएसटी में भी नहीं है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम उसके ऊपर लहू बनाएंगे, ठीक है क्या? लॉ बना के तुम्हारा लहू बहाएंगे, क्लियर है क्या? सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग टैक्स नॉट मेंशन इन अदर ऑफ दोस लिस्ट। डू इट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस इज वेरी इजी टास्क, है ना? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 249। ओ भाई साहब, ये है बहुत ही शानदार। अरे मेरी बात समझना भाई, ऐसे कौन बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा? ऐसे कौन बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई पे सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करेगी? ऐसे कौन बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई पे जब सेंटर कलेक्ट करेगी उसको 50-50 करके बांटेगी? कौन बोलता है? आर्टिकल 249। तो भाई आर्टिकल 249 डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। पढ़ो अमेंडमेंट क्या हुआ। Notwithstanding anything in the foregoing provision of this chapter, if the Council of the State has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to goods and service tax provided in 246, this क्या है ये? It shall be lawful for Parliament to make laws for the whole. अरे यार नहीं, ये वो नहीं है, सॉरी, वो तो 269 में आएगा। नहीं नहीं, 249 आ गया। देखो 249 क्या बात करता समझने का भाई, जैसे इसने बोला 249 deals with the power of the parliament to legislate with respect to the matter in the state list in the national interest। मतलब क्या होता है ना, काफी बार स्टेट वालों ने कोई एक्ट बना रखा है, सपोज जैसे अपना बात था परचेज टैक्स वाला, याद है क्या? है ना? तो अगर स्टेट वालों ने ऐसा कोई टैक्स एक्ट बना रखा है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्या लगता है? नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो भाई क्या कर सकता है ना, तो फिर जो ये पार्लियामेंट है वो खुद भी उसके ऊपर एक एक्ट बना सकता है जो उसको ओवरराइड करेगा, वो यहाँ बोलता है। ठीक है, यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। आगे बढ़ता है, जीएसटी से रिलेटेड भी नहीं अपने। फिर 250 आर्टिकल 250 बोलता है
फिर से बोलो 269 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है 269 यार। 269 पढ़ता हूँ आर्टिकल, देखो आर्टिकल 269 डील्स विद द टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइंड टू द स्टेट्स। याद देखा अभी मैंने स्टेटमेंट बोला था, जो मैंने 249 के लिए बोला था वो सबको सब 269 के लिए था, माय मिस्टेक। आगे क्या था, द अमेंडमेंट आर्टिकल 269(1) रीड्स एज फॉलोज, क्या बोलता है, taxes on the sale or purchase of goods and taxes on the consignment of goods accepted as provided in article 269A, जो नीचे पढ़ेंगे अपन, shall be levied and collected by the government of India but shall be assigned and shall be deemed to have been assigned to the state on or after 1st day of April 1996 in the manner provided in clause 2। मतलब कलेक्ट हम करेंगे और स्टेट को असाइन कर देंगे, ठीक है। नीचे पढ़ना क्या बोलता है, अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी आने के बाद में, बोलता है न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 269A प्रोवाइड्स फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे कौन कलेक्ट करेगा उसकी बात करता है। तो भाई बोलता है प्रोवाइडेड दैट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शेल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय, अरे बाय Government of India, and such tax shall be apportioned between union and state in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of the GST council। clear है क्या? The explanation to this clause provided that supply of goods or of services or both in the course of import into the territory of India shall be deemed to be the supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। मतलब अगर import हुआ तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, अगर import हो तो क्या मानेंगे, अरे इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे ना। पढ़ाया तो था मैंने, जो मैंने पढ़ाया था ना वो ये इंग्लिश में लिख रहा है तुम्हारे लिए। इसको लग रहा है कि तुम लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, तुम लोग अंग्रेजी स्टूडेंट्स हो, उसने तुम्हारे लिए अंग्रेजी में लिखा है, लॉ की लैंग्वेज में। अगर तुम्हारे को सर पे भरोसा नहीं है तो ये पढ़ो, ऐसा बोलता है ये, समझे क्या? तुम्हें भरोसा है फिर भी पढ़ो, समझ में आया क्या? ये मैं बोलता हूं। नोट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 269A। आर्टिकल 269A(2) क्लॉज 2 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट अपोर्शन्ड under clause 1 shall not form the part of consolidated fund of India। sir what do we mean by consolidated funds of India? बराबर, इसमें से सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। भाई ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? अरे क्योंकि वो पूरा उनका नहीं है, क्योंकि वो पूरा उनका नहीं है, उसमें से 50% पार्ट स्टेट का है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पूरा का पूरा सेंट्रल का पार्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं भाई। क्लॉज 3 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड अंडर क्लॉज 1 हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 246A शेल अमाउंट शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब ऑब्वियसली वही भाई, जो आईजीएसटी में से स्टेट वाले का पार्ट है ना वो फॉर्म नहीं करेगा, इंडिया का सेंटर का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा ना यार, कॉमन सेंस की बात है, वो स्टेट का पार्ट है। यस और नो? वही बोलता है। 4 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 246A हैज बीन यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द टैक्स लेविड अंडर क्लॉज 1 सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। फिर से सेम चीज बोलता है, ये बात करता है फंड ऑफ स्टेट, ये बात करता है इंडिया की। इंडिया का फंड मतलब सेंटर, स्टेट का फंड मतलब स्टेट का फंड। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, समझना, आईजीएसटी जो कलेक्ट हुआ उसमें जो सेंटर वाला पार्ट है क्या वो स्टेट का फंड बनेगा? मना करते हैं, वही तो बोल रहा है। फिफ्थ क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वेयर द प्लेस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मतलब याद देखिए तुम्हें मैंने बताया था, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट डिसाइड करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लेस ऑफ सप्लाई। बताया था यार, हाँ बोल दो, मान जाओ। हाँ है दिव्या, ये बताया था सर, भूल सी गई हूँ भूल सी गई हो, कहाँ ध्यान है आपका? नहीं होता है, बहुत बच्चे से पढ़ते पढ़ते ऐसे खो जाते हैं। हाँ, किसी के दिमाग में बिल्डिंग बन रही होती है, किसी के दिमाग में सीढ़ियाँ गिर रही होती है, किसी में खुद गिर रहे होते हैं, कोई पानी में बह जाता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, क्लास खत्म हो जाती है। ऐसा होता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। सर मैं जब सी फाइनल पढ़ता था ना, तो सी फाइनल पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते से 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, फिर मैं कहीं चले गया, और मैं चले ही गया। लाने के लिए किसी को बुलाना, भाई वापस आओ, बहुत दूर चले गए। हाँ,
तो ये अपनी बीमारियां होती है सबकी, सबका दिमाग होता है। अपन लोग कोई मेडिटेशन तो करते हैं नहीं, ना तुम करते हो ना मैं करता हूँ, ना तुमने किया ना मैंने किया। मैं तुम्हें सिखा सकता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता। तुम बता सकते हो, तुम्हें ही नहीं आता। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तुम भी ऐसे करते हो, होता नहीं होता? बताओ ना, लाइफ में पढ़ते पढ़ते खो जाते हो ना। तो भाई लड़कियां होती काश में मॉडल होती, मैं फैशन डिजाइनिंग करती, लड़के बोलते हैं मैं भी छक्का मारा था क्रिकेट के अंदर। समझ रहे हो क्या? तो खो जाते हैं लड़के यार। क्यों? लड़के सोचते हैं कि अगर, काफी लड़कों के दिमाग में ना, लड़का लड़कियों के दिमाग में ना बिजनेस प्लान्स भी आते हैं कि यार ये बिजनेस प्लान अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, 2 साल बाद मेरे पास में चॉपर होएगा। समझ रहे हो? पर वापस आ नहीं पाते हैं। इसका तरीका भी है। तरीका क्या है? फोन बनाओ अलार्म, हर 5 मिनट बाद वाला। तो तुम खो गए, तो 5 मिनट फोन मिलेगा, अरे पढ़ ले पढ़ ले। फिर वापस आ जाना तुम लोग, ठीक है? यहाँ पर मैं हूँ जगाने के लिए, खड़ा कर दूंगा, टेंशन मत लो। खड़े के पढ़ोगे दिमाग चलेगा। हाँ हाँ। हमारे यहाँ पे एक सर है मैथ्स के, आगे नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने जिंदगी भर खड़ा ही रखा लोगों को। मतलब ऐसे तो मेरे साथ ऐसा मैं जब भी घुस रहा हूँ खड़ा ही हो रहा हूँ, मतलब सर यार क्या है यार, बिठा भी दो। हाँ, मतलब उन सर को मुझसे कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि आई वॉज अ गाय। मतलब तुम लोगों ने क्या मस्ती की होगी यार, क्या मस्ती की होगी। मतलब मैं किस लेवल का हल्लाम आदमी था ना, तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब मैथ्स के टीचर थे हमारे, तो उनकी क्लास में ऐसा था कि भाई उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपकी मम्मी से बात करनी है, क्योंकि अभी कंप्लेन करनी है। अभी मतलब मम्मी से बात करेगा, बात करेंगे तो फिर मम्मी तो घर से बाहर निकाल देगी। मैं करूँ क्या? तो मेरा एक दोस्त था दिव्यांश नाम का। अब उस दोस्त की जो आवाज़ थी ना, आवाज़ पूरी लड़कियों की तरह थी। हाँ हाँ। और दोस्त था तो समझ रहा था कि यार कोई बंदे संभाल लेंगे। तो उसका मेरे फ़ोन पे नाम ही सेव था, मम्मी। सर मम्मी से बात कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन लगाया, बोला हेलो मम्मी। बोला हाँ बेटा बोलो। मतलब मैं समझ गया, मतलब कन्वर्ट हो चुका है। मैंने बोला बात करो। सामने बात करे तो सर बोले आपका बेटा पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, सिर्फ बातें करता रहता है, मस्ती करता रहता है, आज उसने यहाँ पे वायर काट दी, लाइट चली गई, ये कर दिया वो कर दिया। तो फोन पे था तो दोस्त ही ना वो, सर मारो, सर जितना चाहिए मारो, सर कूटो। सर मैं भी मारूंगी, आप भी मारो, सब मारो। सर सर ने फोन दिया, बोला बेटा तुम मारने की बातें कर रही है। मैं सर मम्मी मजाक करती है, मार मार मत देना मेरे को। पता लग पहला शुरू का सर खड़े हो गया मुझे बिना मतलब के। हाँ बट फिर बाद में जैसे उनकी क्लास में कभी मार्क्स नहीं है मेरे, बट फॉर्चुनेटली 12th क्लास के जब बोर्ड्स का एग्जाम था, तो बोर्ड्स के एग्जाम में मेरे मैथ्स के अंदर आए थे 93 मार्क्स। मतलब कभी जिंदगी में मुझे उम्मीद नहीं थी 93 मैथ्स के अंदर 93। तो मैं से रिजल्ट लेकर गया, तो बच्चे नहीं वो खड़े हुए होते हैं, फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर थर्ड रैंकर, उनके मैथ्स में तो किसके मार्क्स अच्छे आते हैं यार। वो खुद ऐसे 92 93 पे डोल रहे थे, 94 था जो फर्स्ट रैंकर था। तो मैं गया, मिला सर। तो सर बोला कि फिर से पढ़ना है, फेल हो गया। मैंने बोला सर कैसे कैसे बोल रहे हो? बोला सर 93। ही वॉज अ पर्सन हु स्टूड अप फ्रॉम अ सीट, उसके पीछे एक पीसी पड़ा था, वो गया पीसी के पास में, रोल नंबर बोल। उसने बिलीव नहीं किया मेरे पे, उसने मेरा रोल नंबर डाला, तो डाला डिटेल, और फिर रिपोर्ट कार्ड निकलवाई, प्रिंट मारा, बोला कि भाई क्या तो सिस्टम में गलत आ जाए, प्रिंट मार के चेक किया। तो क्या बात है। उसने मेरा फोटो ना सब बड़ा सा लगाया था, बड़ा सा। मतलब जिसका फर्स्ट सेकंड था जितना बड़ा था, मेरा इतना बड़ा फोटो था। क्यों? बच्चों के लिए एग्जाम्पल थे अपन। ये पास होगा सब पास हो सकता है, मेरे पास आ जाओ। हाँ ऐसे भी सीन था। तो पता है इसमें लाइफ में क्या होता है, लाइफ में यू विल नेवर रिग्रेट। यू विल नेवर रिग्रेट मतलब अपन ने मस्ती खूब करी, ऐसा नहीं मस्ती नहीं करी, साथ साथ पढ़ाई भी करी। मतलब ना घर वालों की नाक नीचे होने दी, ना अपना घमंड कम होने दिया। समझ रहे हो क्या? और लाइफ में इसका मजा है, लाइफ में इसका मजा है। तो मुझे ना जितनी मस्ती करनी करो, मस्ती जितनी करनी करो, पर जब तुम रिजल्ट ले आओगे ना घर वाले कुछ बोलेंगे, ना स्कूल वाले कुछ बोलेंगे, ना कॉलेज वाले कुछ बोलेंगे, ना कोई कुछ बोलेगा, खुश रहेंगे तुमसे हर चीज। हाँ ऐसा होता है भाई। जब मैं सीए स्टार्ट किया था, तो मेरे घर वाले भाई नाइट आउट करना है मुझे, तो नाइट आउट करने नहीं दिया मुझे। पर जब सीए का रिजल्ट आया ना, हाँ बेटा जा गोवा घूम गया। हाँ हाँ। अरे भाई पापा मम्मी गोवा भेज देते हैं। ये सपना नहीं है, सच होता है। हाँ हाँ, घर वाले गोवा भेज देते हैं। तो तुम लोग पढ़ाई करोगे ना, सब मिलेगा। और खोना बंद करो। कंटिन्यू करें क्या? आर्टिकल 269 अपन ने क्लियर कर दिया पूरा का पूरा, है ना? ये मैंने पढ़ लिया, उसके अलावा क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है?
ये भी पढ़ ही लेते हैं आर्टिकल जो बचे में। आर्टिकल 286 क्या बोलता है? डील्स विद द रेस्ट्रिक्शंस एज टू द imposition of tax on the sale of purchase of goods. After amendment 286 read as follows: no law of the state shall impose or authorize the imposition of a tax on the supply of goods or service or both where such supply takes place outside the state in the course of the import of the goods or services or both into or export of goods or service or both out of the territory of India. बहुत फालतू चीज बोलता है ये बोलता है पहले सीएसटी था, सीएसटी में टैक्स कलेक्ट कौन करता था? ओरिजिन स्टेट। ये बोलता भाई अब तुम लोग ये हरकत नहीं करोगे, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको इंटर स्टेट पे आपको रेवेन्यू अर्न करके दे। इंटर स्टेट पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल, वो बांटेगा आपको, ठीक है? वो लैंग्वेज लिखी हुई है। पार्लियामेंट में बाय लॉ formulate principle for determining when a supply of goods or service or both takes place in any of the way mentioned in clause 1 above। फालतू चीज है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अभी दो और छोटे छोटे आर्टिकल है, ये पढ़ लेते अपन, मजा आएगा। 250 deals with the power of the parliament to legislate with respect in the manner in the state procurement of emergency operation। भाई अगर इमरजेंसी हुई ना, होता ना यार, काफी बार कंट्री में इमरजेंसी हो जाती है, कोविड आया इमरजेंसी हो गई, वॉर हो गया इमरजेंसी हो गई, अटैक हो गया इमरजेंसी हो गई, तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है ना भाई? ये लिखा हुआ है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट शेल व्हाइल अ proclamation of emergency in its operation have power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to the goods and services tax provided under article 246A or any of the matter enumerated in the state list। समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है भाई, अगर इमरजेंसी हुआ ना तो वो स्टेट के रिगार्डिंग में भी लॉ बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल में लिखी हुई है। आर्टिकल 268 देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या था, 269 एक तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपना 249 एक बार का इंपॉर्टेंट है, 248 इंपॉर्टेंट है, 246A 246 इंपॉर्टेंट है ना? 265 एंड 245 ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब आर्टिकल तुम्हारे एमसीक्यू होने वाले हैं ना, तो एकदम नेट पूछने वाले हैं खुल के बिंदास कि भाई ये है, सिंपल से सीधा सा एमसीक्यू, ठीक है? 268 पढ़ लेते हैं एक बार। 268 deals with the duties levied by the union but collected and appropriated by the states. The amendment proposed deletion of the some words after amendment article 268 reads as follows: such stamp duties as are mentioned in the union list shall be levied by the government of India but shall be collected in the case where such duties are levied within any union territory by the government of India and in the other case by the state which shall such duties are respectively leviable। तो फालतू चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ जो स्टैम्प ड्यूटी है ना, स्टैम्प ड्यूटी वो कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट करेगा, स्टेट का रेवेन्यू होता है ना, बस ये चीज लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। सर जीएसटी मॉडल इंडिया में ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे आया है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पढ़ चुके अपन साथ में इसके। अच्छा यूटीजीएसटी समझ में आ गया ना तुम्हारे को? यूनियन के लिए यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज के लिए है ना। यूनियन टेरिटरीज है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, ठीक है? अभी उसके बाद में क्या हो गया ना, अपने ये जम्मू एंड कश्मीर भी आया है। तो क्या बोलता है भाई, द जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 17 शैल बी एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी एंड द यूनियन यूटीजीएसटी एक्ट लगेगा इसके ऊपर, है ना? लद्दाख पे भी वो लगेगा, यूनियन टेरिटरी वाला लगेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया भाई? अभी यूटी नया बनाया ना यार, पता है ना अपन को। ये इंपॉर्टेंट है। 279A बचा है, और क्या बचा है अपना? जीएसटी बचा है, इसके अलावा कुछ बचा है क्या अपना? हो गया, ये हो गया, ये बचा अपना, तुम्हारा ले है, ठीक है? तो अपन आज के क्लास यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है? कल अपन इसको कंप्लीट भी कर लेंगे पूरा का पूरा, कल अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा, और नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई वो अपना स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है? चलो वहां से क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।